दोस्तों, ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझती है। इंसान समझते हैं कि वो सबसे महान है। इंसान अपने आप को बड़ा दयालु समझते हैं, बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं। लेकिन जब बात आती है वुमेन्स की, तो वही इंसान हैवान बन जाते हैं। फिर वही इंसान वुमेन्स को इंसान ही नहीं समझते हैं। किस तरह से वुमेन्स के साथ एट्रोसिटीज होती हैं, सड़क पे चलते हुए रेप हो जाते हैं, वर्क प्लेसेस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट होती है, किस तरह से वुमेन्स को जिंदा जला दिया जाता है, उस वक्त ये इंसानों की इंसानियत शर्मसार हो जाती है। उसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम ये समझने वाले हैं कि किस तरह से हमारे समाज के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन्स का इंफीरियर रोल रहा है, किस तरह से वुमेन्स को हमेशा निग्लेक्ट किया गया है, किस तरह से हमारी दुनिया की आधी पॉपुलेशन को, वुमेन्स को इस समाज के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह समझा जाता है। और इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम है जेंडर इन पॉलिटिक्स, फ्रॉम वेलफेयर टू एम्पावरमेंट। हम जेंडर की बात करेंगे। जब हम जेंडर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली हम यहां पे जेंडर स्टेटस की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। और हमें यहां पे देखने को मिलता है, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, उस वक्त हमारे सामने वुमेन सामने आती हैं। हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से हमारे यहां, हमारे समाज के अंदर हमेशा से महिलाओं को निग्लेक्ट किए करके रखा हुआ है। हमारे समाज के अंदर वुमेन्स को हमेशा इंफीरियर रोल दिया गया है। और उसके बाद हम वेलफेयर की बात करेंगे, और फिर उससे जो एक ट्रांजिशन आया एम्पावरमेंट की तरफ, उसकी बात करेंगे। मतलब कि हम देखेंगे कि किस तरह से पहले वुमेन्स के साथ अत्याचार होते थे, अभी भी होते हैं, और उसके बाद हमारी दुनिया के अंदर मूवमेंट्स चली वुमेन्स के वेलफेयर के लिए कि वुमेन्स की जो है वेलफेयर की जाए। और उसके बाद जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई कि किस तरह से वुमेन्स को सशक्त करना है, अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना है और उनको इंडिपेंडेंट करना है। तो इसी चीज की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये सब समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वुमेन्स को क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं ग्लोबली। क्या वो कंडीशंस हैं जो वुमेन के खिलाफ हैं, क्या वो चैलेंजेस हैं जो पूरे दुनिया की औरतों को इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं। हम देखेंगे कि क्या क्या अत्याचार जो हैं वो महिलाओं के साथ होते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो जब मैं वुमेन्स के एक्सप्लॉयटेशन की बात करता हूं, तो हमें ग्लोबली, मतलब कि पूरी दुनिया के लेवल पे कुछ ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं जो बड़े ही प्रोमिनेंट हैं, जो कि मेजर इश्यूज हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन का यहाँ पे मतलब क्या होता है? देखो, महिलाओं के साथ और मर्दों के साथ अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमें जेंडर डिवीजन देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे महिलाओं को एक इंफीरियर रोल दिया गया है हमारे समाज के अंदर। ये कहना कि महिलाएं जो है वो सिर्फ घर का काम करेंगी, ये कहना कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो इंफीरियर रोल दिया गया है, ये जो जेंडर गैप है, मर्द और औरत के बीच ये जो डिफरेंस है, उस चीज की हम बात कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा इशू है। और सेकेंडली इसके अंदर आता है पैट्रियार्कल डिवीजन ऑफ सोसाइटीज। जेंडर डिवीजन और पैट्रियार्कल डिवीजन का सेम ही मतलब है। पैट्रियार्कल डिवीजन का मतलब हुआ कि किस तरह से हमारा समाज जो है वो मेल डोमिनेटेड समाज है। यहां पे हर कुछ करेंगे तो मर्द करेंगे। सुपीरियर कौन है? मर्द है। महिलाओं को इंफीरियर रोल दिया गया है। मर्द जो है वो बाहर के कामकाज देखेंगे, महिलाएं घर का कामकाज करेंगी। मर्द जो है वो हायर एजुकेशन लेंगे, मर्द जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर जाएंगे, मर्द जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर जाएंगे, मर्द जो है वो बड़ी बड़ी पोस्ट्स के अंदर जाएंगे, मर्द जो है वो मिलिट्री देखेंगे, मर्द जो है वो सारा का सारे बड़े बड़े काम संभालेंगे। और महिलाएं क्या करेंगी? मर्दों के लिए घर पे खाना बनाएंगी। महिलाएं क्या करेंगी? उनके कपड़ों को प्रेस करेंगी। महिलाएं क्या करेंगी? घर में बैठ के घर के कामकाज करेंगी। तो ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है समाज के अंदर, ये जो पुरुषवादी समाज है, ये जो पुरुषवादी विचारधारा है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। भाई क्यों? जब महिलाएं भी वो सब कर सकती हैं जो मर्द कर रहे हैं, तो फिर उनको इंफीरियर रोल क्यों दिया गया है समाज के अंदर? जब महिलाएं भी चांद के ऊपर जा सकती हैं, महिलाएं भी मिलिट्री के अंदर सर्व कर सकती हैं, जब भारत की महिलाएं ओलंपिक्स के अंदर मेडल्स ला सकती हैं, तो फिर क्यों यहाँ पे डिवीजन किया गया है कि महिलाएं जो है वो घर पे ही रहेंगी? तो ये एक और यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आता है महिलाओं के रिलेटेड। उसके बाद चाइल्ड मैरिज आता है। अब चाइल्ड मैरिजेस का मतलब ये है कि हमारी दुनिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कई सारी लड़कियां जो है उनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है।
अब देखिए चाइल्ड मैरिज की समस्याएं क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं चाइल्ड मैरिज के साथ। जब छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाएगी तो मुझे ये बताइए, क्या वो लड़की जिसकी 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है, क्या उसके अंदर इतनी सूझबूझ होती है कि उसको किसके साथ शादी करनी चाहिए? मतलब कि घर वाले उसको किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ उसका ब्याह करवा रहे हैं, या फिर किसी चोर के साथ उसकी शादी करवा रहे हैं, या फिर उसको बेच रहे हैं पैसों के लालच में। उसको कोई पता ही नहीं है। मतलब कि वुमेन की वहां पे कोई कंसेंट है ही नहीं, लड़की की कोई वहां पे लड़की को पूछा ही नहीं जा रहा है। और उसको बेचारी को पूछा भी जाएगा तो इतनी बच्ची को, छोटी बच्ची को क्या पता है कि उसको किसके साथ शादी करनी है। पहली प्रॉब्लम तो ये है, जब छोटी लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो सेक्सुअली उतनी डेवलप नहीं होती हैं उस वक्त, शादी होते वक्त। उसके बाद उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, तो वो इस उम्र में क्या वो सेक्सुअली डेवलप्ड होती हैं बच्चे को जन्म देने के लिए? क्योंकि 25-26 साल जो है वो एक मॉडल एज बताई जाती है प्रेगनेंसी की। तो जब छोटी छोटी बच्चियों की शादी करवाई जाती है तो उस तरह से उनको सेक्सुअली भी उस वक्त हैरास किया जाता है, या फिर सेक्सुअली वो डेवलप्ड नहीं हुई होती है। उसके बाद क्या होता है, ना ही उनको एजुकेशन मिल सकती है। भाई छोटी उम्र में शादी करवा दी, एजुकेशन ही नहीं मिली लड़कियों को। अब पढ़ाई लिखाई ही नहीं मिलेगी अगर बच्ची को, तो वो अपने आप को डेवलप कैसे कर पाएगी? ना ही फिर नौकरी मिलेगी, ना ही अपने पैसे कमा पाएंगी, ना ही वो इंडिपेंडेंट हो पाएगी। तो इस तरह से वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाएगी, और हस्बैंड के ऊपर जब डिपेंड हो जाएगी उसके बाद उसके घर में, उसके ससुराल में उसकी एक्सप्लॉइटेशन होती है, उसको इंफीरियर समझा जाता है। मर्द जो चाहता है वो करता है, औरतों के साथ अत्याचार होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और भी कई सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है रेप। हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर रेप की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हम देखते हैं कि सड़क पे चलती हुई लड़की के साथ रेप हो जाता है। हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ रही छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो जाता है, टीचर्स रेप कर देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर वर्क प्लेसेस के ऊपर जहां पे लड़कियां काम करने जाती हैं वहां पे रेप हो जाता है। हमारे समाज के अंदर इतने दरिंदे बैठे हुए हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए मैंने शुरुआत की थी कि इंसान जो अपने आप को इंसान समझते हैं, असलियत में वो हैवान है। किस तरह से हम ऐसी ऐसी घटनाएं देखते हैं कि फादर ने ही अपनी डॉटर के साथ रेप कर लिया, टीचर ने अपनी स्टूडेंट के साथ रेप कर लिया। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन, ये हमें ये जो देखने को मिलता है, ये भी बहुत बड़ा एक इशू है हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे दुनिया के लिए। उसके बाद इसके अंदर आता है डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने आपको बताया छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, और उसके बाद घर के अंदर जहां पे उसकी शादी हुई है डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट हो जाती है। औरतों को वहां पे मारा जाता है, पीटा जाता है, मर्दों के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, ससुराल के वालों की साइड से अत्याचार किया जाता है। ना जाने कितनी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जहां पे भी औरतें काम कर रही हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जहां पे पढ़ रही हैं, वहां पे सेक्सुअली हरास किया जाता है उनको, राइट। उसके बाद इसके अंदर आता है इश्यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। इश्यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है, उनके जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनके इश्यूज हैं। जबरदस्ती लड़कियों से, महिलाओं से अबॉर्शन करवाना, कि हम जो है अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। मर्दों के द्वारा अपनी बीवियों को ये कहना कि लड़का पैदा कर, लड़की क्यों पैदा कर रही है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद इसके अंदर आता है ट्रैफिकिंग एंड सेक्स स्लेवरी। ट्रैफिकिंग और सेक्स स्लेवरी का यहाँ पे मतलब ये है कि लड़कियों को या औरतों को खरीद कर, बेच कर उनसे सेक्स करवाना। सेक्स वर्कर्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो ट्रैफिकिंग होती है, जब बेचा जाता है औरतों को, लड़कियों को, और उसके बाद सेक्सुअल क्या बोलते हैं पर्पस के लिए उनको यूज किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद इसके अंदर आता है ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल प्रिजनर्स। जो फीमेल प्रिजनर्स होती हैं, जो महिलाएं जेल के अंदर हैं, हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो गार्ड्स होते हैं जेल के अंदर वो मेल होते हैं। तो किस तरह से हमें घटनाएं देखने को मिलती है कि मेल्स ने जो महिलाएं हैं जेल के अंदर उनके साथ रेप कर दिया, ये भी बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद इसके अंदर आता है जेंडर पे गैप। भाई महिलाओं को और मर्दों को इक्वल सैलरी नहीं मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि मर्दों को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, ज्यादा वेजेस दिए जाएंगे, महिलाओं को कम दिए जाएंगे। जब दोनों एक इतना काम कर सकते हैं तो फिर पैसे के मामले में डिफरेंस क्यों है। उसके बाद इसके अंदर आता है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। हम देखते हैं कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर कोई बाकी सारी सर्विसेज हो देश के अंदर, वहां पे महिलाओं का क्या रिप्रेजेंटेशन है। हम देखते हैं कि अगर आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, तो कितनी एमपीज हैं हमारे लोकसभा के अंदर।
तो हमें ये यहाँ पे देखने को मिलता है कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन ही बहुत कम है। उसके बाद इसके अंदर आता है ट्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे दरिंदे बैठे होते हैं जो महिलाओं को, लड़कियों को ट्रोल करते हैं, राइट। उनके ऊपर जो है डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते हैं, गालियां निकालते हैं उनको। एक लड़की की वजह से, दो लड़कियों की वजह से जो न्यूडिटी कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, सारी लड़कियों को बदनाम किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग होती है, एसिड अटैक्स होते हैं। हम देखते हैं लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर एसिड फेंका जाता है, एसिड अटैक्स हो जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर डोरी डेथ्स होती है। हम देखते हैं कि डोरी के रिलेटेड डेथ्स हो जाती है। समाज के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि अपनी लड़की की जब शादी होगी तो हमें दहेज भी देना साथ में, दहेज नहीं दोगे तो मार दिया जाता है, मतलब कि लड़की को, कि तेरे घर वालों ने हमें दहेज नहीं दिया। लड़के को कार चाहिए, सोना चाहिए, घर चाहिए, राइट, दहेज में चाहिए। अबे साले तू मर गया है खुद कमाने के लिए, तेरे को वो दहेज में चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आता है सती। हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर सती सिस्टम था जहां पे महिलाओं को जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। इसी तरह से हमें कई सारे और भी इश्यूज देखने को मिलते हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और दुनिया भर में हो रहा है। ये तो सिर्फ एक झलकी थी, और पता नहीं कितनी डिटेल्स हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर होते आ रहे हैं। तो अगर किसी लड़के को लगता है कि अभी तो महिलाओं की स्थिति सुधर गई है, अब तो लड़कियां जो हैं वो इक्वल स्टेटस हासिल कर रही हैं समाज के अंदर, तो उनको ये सब देख लेना चाहिए, आज की न्यूज़ पढ़ लेनी चाहिए कि किस तरह से महिलाओं का शोषण आज भी हो रहा है हमारे समाज के अंदर। तो ये सब चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं महिलाओं को, ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लड़कियों को हमारी पूरी दुनिया के अंदर, और इसीलिए इस टॉपिक का यहाँ पे पढ़ना, आप सबका समझना जरूरी हो जाता है। तो ये सब इश्यूज देखे हमें देखने को मिलता है कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं का बुरा हाल था। महिलाएं काफी सारे चैलेंजेस को फेस कर रही थी, महिलाओं का शोषण हो रहा था, महिलाओं को समाज के अंदर इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा था, महिलाओं को समाज के अंदर इंसान नहीं समझा जा रहा था, महिलाओं के साथ इस तरह की एट्रोसिटीज हो रही थी। और इसी को देखते हुए कुछ महिलाएं बाहर निकली, राइट, और महिलाएं अपने राइट्स के लिए लड़ने लगी। महिलाओं ने कहा कि हमें अपना हक दिया जाए, और दुनिया में बाकी कुछ ऐसे लोग बाहर निकले जिनको महिलाओं की फिक्र थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, और काफी सारी मूवमेंट्स हमारे दुनिया के अंदर लड़ी गई महिलाओं के अधिकारों के लिए। तो जैसे कि हमें देखने को मिलता है, इमर्जेंस ऑफ मैनी मूवमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट पॉलिसीज फॉर द वुमेन एट द नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। हमें देखने को मिलता है कि काफी सारी मूवमेंट्स सामने आती है रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब एक देश के अंदर, एक रीजन के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी सारी मूवमेंट्स उभर के आती है जो कि वुमेन्स के लिए वेलफेयरिक पॉलिसीज की डिमांड कर रही थी, और साथ ही साथ वहां पे डिमांड की जा रही थी वुमेन्स के इंपावरमेंट की, कि वुमेन को भी सशक्त बनाया जाए, महिलाओं को भी अपने बलबूते पे खड़ा किया जाए, महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, उनको इक्वल स्टेटस दिया जाए समाज के अंदर। तो काफी सारे वेलफेयरिक मेजर्स भी लाए गए महिलाओं के लिए, काफी सारे कंसेशंस लाए गए, महिलाओं को काफी सारे रिलैक्सेशन दिए गए और उनके लिए काम होने लगा। उसके बाद हम देखते हैं मैनी कंट्रीज प्लस ऑर्गेनाइजेशंस डन ग्रेट वर्क इन दिस कॉन्टेस्ट। हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे देश इस संदर्भ में बहुत अच्छा करते हैं, महिलाओं के राइट्स की बात करते हैं। काफी सारे देशों ने इस बात की चिंता जताई कि महिलाओं को भी समाज के अंदर जो है इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के हकों की भी समाज के अंदर बात होनी चाहिए। और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस लेवल पे काम किया, उन्होंने भी काफी सारे काम किए महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के इक्वल स्टेटस के लिए, उनके राइट्स के लिए। और उसी के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा एक वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, सारे देश उसमें शामिल है। उसने क्या किया, काफी सारे क्या बोलते हैं इनिशिएटिव्स लिए, काफी सारे इनिशिएटिव किस तरह से लिए, जैसे कि उसने सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 लाया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में आया, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हर किसी के राइट की बात की गई थी। यूनिवर्सल का मतलब ही यही होता है कि हर किसी के अधिकारों की बात यहाँ पे की गई है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, हर किसी के राइट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। दैट इज वाई दिस इज यूनिवर्सल। जैसे ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
राइट्स होता है 1948 में, जो कि यूएनओ के द्वारा लाया जाता है, इसके तहत महिलाओं के अधिकारों की भी बात की गई थी, सारे लोगों के अधिकारों की बात की गई थी, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बिना किसी जेंडर के। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रीएम्बल ऑफ यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का एक प्रीएम्बल इंप्लीमेंट होता है। प्रीएम्बल आपको पता है ना, प्रीएम्बल होता है प्रीफेस या फिर समरी। तो एक प्रीएम्बल यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंट होता है, और उसके अंदर स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 1 था, आर्टिकल 55 था, आर्टिकल 56 था, उसके अंदर काफी सारे इक्वल राइट्स की बात की गई थी। मतलब क्या होता है, यूएन चार्टर का एक प्रीएम्बल लाया जाता है जिसके अंदर आर्टिकल 1 था, 55 था और साथ ही साथ 56 था। इन आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली वुमेन्स के राइट्स की बात की गई थी, इक्वल स्टेटस की बात की गई थी, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई थी, और वुमेन्स के अधिकारों की बात की गई थी, इक्वल राइट्स की बात की गई थी। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन तेहरान इन 1993। एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है ह्यूमन राइट्स की 1993 में तेहरान के अंदर, और यहां पे किस चीज की बात की जाती है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के खिलाफ जितने भी अत्याचार हो रहे थे उनको एलिमिनेट किस तरह से करना है, उनको किस तरह से खत्म करना है, उस चीज की यहां पे बात की जा रही थी। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर वियना कॉन्फ्रेंस होती है 1993 में। वियना कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वुमेन्स के खिलाफ जितनी भी प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको यहां पे अपोज किया जाता है। वियना कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव ये था कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको टैकल किया जा सके, महिलाओं के समाज के अंदर अधिकार दिए जा सके, उनको इक्वल स्टेटस दिया जा सके, महिलाओं की यहां पे बात की जा सके। और उसके बाद इसके अंदर आता है क्रिएशन ऑफ यूएन वुमेन इन जुलाई 2010। यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक विंग बन जाती है, एक अलग विंग बनती है यूएन वुमेन के लिए। मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे वुमेन के लिए एक विंग बनती है, महिलाओं के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनता है, विंग बनती है, जो सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे। जुलाई 2010 में इसको बनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस के विदिन एक विंग बनता है वुमेन्स के लिए, और वहां पे स्पेसिफिकली वुमेन्स के राइट्स की बात की जाती थी। अब मुझे पता है कि मैंने ये जो आपको पॉइंट्स बताए हैं थोड़े से फैक्चुअल हैं, लेकिन हर चीज कंसेप्चुअल नहीं हो सकती। अब मैं इसमें क्या ही समझाऊं आपको, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो डिक्लेरेशन हुई है अलग अलग, इसमें से 2 3 4 याद कर लेना एग्जांपल्स के लिए, बाकी ये सब मैंने आपको बता दिया है। आइए अब समझते हैं कि इसके बेस फॉरवर्ड क्या है, हमें और क्या करना चाहिए महिलाओं को इंपावर करने के लिए, महिलाओं के वेलफेयर के लिए। क्योंकि जो हमने किया है वो काफी नहीं है, हमें और भी काफी कुछ करना होगा इस फील्ड के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि महिलाओं की सिचुएशन अभी भी काफी खराब है। तो जब मैं बेस फॉरवर्ड की बात करता हूं कि हमें महिलाओं के वेलफेयर और एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है बाय फोस्टरिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल प्रोसेसेस। हमें सबसे पहले तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा पॉलिटिक्स के अंदर, इलेक्टोरल प्रोसेसेस के अंदर। हमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है इंकरेज करना होगा राजनीति के अंदर, मतलब कि महिलाएं भी चुन के पार्लियामेंट के अंदर जाएं और अपने हकों की बात करें, अपने इंटरेस्ट की बात करें। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन राजनीति के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजनीति जो है ना वो पूरी दुनिया को बदल के रख देती है, पूरे देश को बदल के रख देती है। राजनीति के हाथ में ही सब कुछ होता है, देश की गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है। तो फिर क्या हो अगर महिलाएं ही गवर्नमेंट में हों? जब महिलाएं गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगी तो वो अपने हिसाब से महिलाओं के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए भी काम करेंगी। उसके बाद इसके अंदर आता है एजुकेशन प्लस स्किल डेवलपमेंट। महिलाओं को एजुकेशन मिलनी चाहिए और साथ ही साथ उनकी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। भाई महिलाओं को जब शिक्षित करोगे तो तभी महिलाओं को समझ में आएगा कि उनका शोषण हो रहा है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी, अपने आप को सशक्त करेंगी, इंपावर करेंगी, और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट की जाए ताकि महिलाएं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें, अपना काम कर सकें, और साथ ही साथ अपने आप को इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट कर सकें। उसके बाद इसके अंदर आता है टू स्क्रैप एंटी वुमेन लॉज। जो भी महिलाओं के खिलाफ लॉज हैं हमारे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, उनको स्क्रैप कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर काफी सारे ऐसे लॉज होते हैं, दुनिया के अंदर होते हैं, जो महिलाओं के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर महिलाओं के खिलाफ होते हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। और उसके बाद इसके अंदर आता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। महिलाओं के पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मतलब कि रोजगार जितना मर्दों को मिल रहा है, मेल्स को मिल रहा है, उतना ही फीमेल्स को भी मिलना चाहिए। फीमेल और मेल देख के रोजगार के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उसके बाद लॉज रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज ऑफ वुमेन। जो भी वुमेन्स के हेल्थ इश्यूज हैं, उनको जो भी हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, आपको पता होगा मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड्स हैं, तो उसके रिलेटेड लॉज हों। एटलीस्ट स्कूल और कॉलेजेस के अंदर लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन लीव प्रोवाइड की जाए, पीरियड्स के टाइम पे लीव प्रोवाइड की जाए, राइट। तो ये सरकार को समझना चाहिए यहाँ पे कि वुमेन्स के जो क्या बोलते हैं हेल्थ इश्यूज हैं, उसके रिलेटेड लॉज होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम काफी समाज
के अंदर ना बड़े क्या बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स टाइप हो गए हैं। हम चीज़ों को खुल के बोलना ही नहीं चाहते, हम उन चीज़ों को नहीं बोलना चाहते जो बोलना काफ़ी ज़रूरी है, बल्कि हम फजूल बोलते रहते हैं। तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी होंगी कि महिलाओं का हेल्थ इशू जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लॉज होने चाहिए प्रॉपर। उसके बाद इसके अंदर आता है मास मीडिया रोल। मास मीडिया रोल का मतलब ये है कि मीडिया को भी इंकरेज करना चाहिए महिलाओं के एम्पावरमेंट को। मीडिया को जो है वो रोल प्ले करना चाहिए औरतों की एम्पावरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, मतलब कि किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको जो है इंडिपेंडेंट बनाना है। और बैन ऑन डेरोगेटरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन, जितनी भी धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं महिलाओं के खिलाफ उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। आपको पता होगा कहीं पे सती सिस्टम चल रहा है, कहीं पे पर्दा सिस्टम चल रहा है, बुर्का चल रहा है, हिजाब चल रहा है, राइट। तो आपको ये समझना होगा मजहब सारे सही होते हैं, मजहब के अंदर जो मैनिपुलेट करके चीजें डाली हुई हैं, ये जो बुर्के का सिस्टम है, ये जो सती सिस्टम है, तो ये सब खत्म होना चाहिए। मतलब कि ये जो स्टेटस मजहब के अंदर दिया जाता है, महिलाएं कमजोर होती हैं, महिलाओं को जो है चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मजहब को मानो लेकिन मजहब की गलत चीजों को मत मानो। हाँ, किसी महिला का अगर खुद मन है कि वो हिजाब पहनना चाहती है वो पहने, लेकिन आप उसके ऊपर एटलीस्ट इंपोज मत करो, उसको जो है वो क्या बोलते हैं उसको गालियां मत निकालो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सब स्टेप्स हम ले सकते हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, और इसमें से काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जब मैं वुमेन के हेल्थ इश्यूज की बात करता हूं तो आपको पता होगा यहाँ पे प्रेगनेंसी लीव मिलती है, उसी के साथ पेड लीव मिलती है 6 महीने की जब औरत को बच्चा होना होता है। वो भी और भी काफी सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं, लेकिन स्टिल हमें काफी कुछ इसमें कर जाने की जरूरत है और महिलाओं को हमें एम्पावर बनाना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं, वुमेन्स जो है वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं। तो महिला से पूरा समाज होता है। तो हम सब युवाओं को, खास करके जो मेल सेक्शन है समाज का, जो लड़के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि महिलाओं के एम्पावरमेंट यहाँ पे काफी जरूरी है। और महिलाएं भी हमारे समाज के अंदर मर्दों के मुकाबले, या फिर मर्दों के मुकाबले हम उनको कंपेयर ही क्यों करें, महिलाओं का अपना स्टेटस है, वो भी समाज के अंदर जो है सब कुछ डिजर्व करती है, इसलिए उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने इस टॉपिक के अंदर क्या समझा है, हमने जेंडर इन पॉलिटिक्स की बात की है। आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि टॉपिक से बढ़ गया है, ये इधर उधर की बातें हो रही है इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे इधर उधर की बातें नहीं हो रही है। जेंडर इन पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि महिलाओं को क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। जेंडर इन पॉलिटिक्स की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, नहीं है। महिलाओं को क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने वेलफेयर टू एम्पावरमेंट की बात की, तो मैंने ये बताया कि दुनिया के अंदर जो है वो रोष पैदा हो रहा है महिलाओं के अधिकारों के लिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि सारी मूवमेंट्स हमारे दुनिया भर में चली, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके लिए काम किया, यूएनओ ने इसके लिए काम किया, यूएनओ के सारे इनिशिएटिव्स आपको बता दिए और आपको यह भी बता दिया कि बेस फॉरवर्ड क्या है। देखो ये जो सेकंड वाला यहां पे टर्म है ना, वेलफेयर टू एम्पावरमेंट, इसका मतलब क्या है, पहले उनकी वेलफेयर होनी चाहिए। मतलब कि पहले तो तुम उनको कंसेशंस दे रहे हो, महिलाओं के लिए काम कर रहे हो, लेकिन फिर उनकी एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए। मतलब कि तुम पहले कर रहे हो लेकिन वुमेन्स के लिए कोई काम ना करे, वो खुद अपने बलबूते पे खड़ी हो सकें, उस चीज की यहां पे जरूरत है। मैंने यहां पे क्या कहा है, मैं ये कह रहा हूं पहले वेलफेयर एंड देन एम्पावरमेंट। वेलफेयर का क्या मतलब होता है, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, अब तुम किसी के लिए काम कर रहे हो क्योंकि अभी जरूरत है काम करने की, लेकिन महिलाओं को एम्पावरमेंट करना है, महिलाएं खुद सशक्त होनी चाहिए ताकि उनको किसी की वेलफेयर की जरूरत ही ना पड़े, राइट। तुम कौन होते हो उनकी वेलफेयर करने वाले। लेकिन हमारे समाज के अंदर एक गैप आ गया था ना, पहले मेल ऊपर थे, वुमेन्स जो है वो नीचे रह गई थी। तो मेल्स वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन महिलाएं भी जब जहां पे आ जाएंगी वो एम्पावर हो जाएंगे दोनों, फिर कोई किसी के लिए वेलफेयर के काम नहीं करेगा, सारे जो है वो इंडिपेंडेंटली और इक्वल स्टेटस के साथ जो है वो इस समाज के अंदर रहेंगे। तो ये हमने यहाँ पे समझा है कि किस तरह से हम वुमेन्स की यहाँ पे बात करते हैं। बाकी भी यहाँ पे जेंडर्स आते हैं, LGBTQ कम्युनिटी आती है, लेस्बियन आते हैं, गे आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, बाइसेक्सुअल आते हैं, तो गे आते हैं। तो ये सब ये जो कम्युनिटी है इनके राइट्स की भी बात होती है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे हमने वुमेन्स के राइट्स की बात करनी थी और वुमेन्स के बारे में जानना था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही है, मिलेंगे आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।